सुप्रभात मान्यवर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमिग्रेशन की कि दरअसल ये इमिग्रेशन होता क्या है। जब भी कोई अपने देश से बाहर जाता है तो एक इमिग्रेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे देश में भी होता है और बाहर के देश के एयरपोर्ट पे भी होता है, जिसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है ये इतना पेचीदा होता है कि कई बार जो है बहुत सारे लोग उस देश तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और उनको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं किसी भी देश में तो हमें वीज़ा लेना होता है उस देश से। वीज़ा का मतलब होता है कि उस देश से एक अनुमति लेनी होती है कि भाई मैं आपके यहाँ पे घूमने आना चाहता हूँ या पढ़ाई करने आना चाहता हूँ या किसी भी दूसरी कारण से आना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से वीज़ा लिया जाता है और उस वीज़ा के साथ में हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जो वीज़ा होता है वो गारंटी नहीं होता है कि आप उस देश में अंदर एंटर कर पाएँ या नहीं। उसके बीच में एक अड़चन आती है, वो आती है इमिग्रेशन प्रोसेस। इमिग्रेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग खुल के बात करेंगे और आज हम इसमें बात करेंगे रशियन इमिग्रेशन की, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल इमिग्रेशन माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल जो वीज़ा लेना है वो होता है यूएस का, और सबसे मुश्किल जो इमिग्रेशन क्लियर करना होता है वो होता है रशिया का। अगर आपने रशिया का इमिग्रेशन क्लियर कर दिया, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं बचेगा जिसका जो इमिग्रेशन है वो रशिया से भी ज़्यादा मुश्किल हो। इसके भुगतभोगी बहुत सारे जो भारतीय हैं और उसका भुगतभोगी मैं खुद हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। हालांकि उसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस समझाने वाला हूँ और रशियन इमिग्रेशन को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं उसकी एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ लास्ट में। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए जो खास करके रूस ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी भी देश में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए जी, सबसे पहले समझते हैं कि ये इमिग्रेशन होता क्या है। दरअसल इमिग्रेशन जो होता है ये एक तरह की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है जो ये देखती है कि उसके देश में जो लोग आने वाले हैं क्या वो जेन्युइन हैं या कोई ऐसा गलत आदमी तो उस देश में नहीं एंटर कर रहा है जिसको उस देश में नहीं होना चाहिए। इस फोर्स के पास में बहुत ज़बरदस्त अधिकार होते हैं। इस फोर्स के हाथ में ही होता है कि क्या आप उस देश में एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए जी, सफ़र शुरू करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से या भारत के किसी भी एक एयरपोर्ट से कि क्या क्या प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारे देश का इमिग्रेशन। जैसे ही आपको बोर्डिंग पास मिलता है फ्लाइट की तरफ से, वैसे ही आप जाते हैं इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे जो ऑफिसर होंगे वो आपसे लेंगे आपका पासपोर्ट, जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश का वीज़ा और आपकी जो फ़्लाइट टिकट्स हैं, और उसके बाद कुछ सवालात करेंगे आपसे। जैसे कि आप पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी मैं घूमने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो आपकी होटल बुकिंग, कहाँ आप रुकोगे, कितने दिन आप रुकोगे, कब वापस आओगे, ये बहुत सारे सवाल जो भारत का इमिग्रेशन है ये आपसे करेगा। भारत का इमिग्रेशन भी आपको रोक देता है अगर उनको लगता है कि हमारे देश का जो नागरिक है वो एक इंटेंशनली जो है बाहर जाना चाहता है और वहाँ से वापस नहीं आना चाहेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, जो देश की साख है इस पे थोड़ा सा बट्टा लग जाता है, जिस वजह से जो हमारा जो इमिग्रेशन है वो भी स्ट्रिक्ट हो जाता है कि ऐसे लोगों को जाने ही ना दिया जाए जो हमारे देश के लिए कल को बदनामी का कारण बने। तो वो कुछ इस तरह से सवाल करेंगे आपसे, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, जैसे कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, होटल बुकिंग्स हो गया, और जैसे मैंने आपको बताया वीज़ा हो गया, आपका पासपोर्ट। लेकिन कुछ सवालों के बाद ही वो आपको जाने देंगे, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद आप जो है फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और आप पहुंच जाएंगे उस देश में जिस देश में आप जाना चाहते हैं।
अब जो असली खेल शुरू होता है वो होता है उस देश से, क्योंकि हमारा जो इमिग्रेशन है भारत का वो बड़ा सॉफ्ट सा इमिग्रेशन है। एग्जाम्पल आज हम ले रहे हैं जी रशिया का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉस्को एयरपोर्ट पे उतरे, रशिया जो है एक ऐसा देश है जो कि अपने देश में, जिसको बोलते हैं परिंदा भी पर नहीं मारने देता। चाहे भारत के साथ में उसकी कितनी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, उसके बावजूद भी हमारे भारत के बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक लड़का बता रहा है कि वो 9 लोग थे और 9 के 9 लोगों को एयरपोर्ट से वापस भारत भेज दिया वाया अजरबैजान। और जबकि उनकी जो प्रोफाइल है वो कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, घूमने जाना चाहते थे, तो उसके बावजूद भी उनको वापस भेज दिया गया। तो रूसी जो इमिग्रेशन है सच में बहुत स्ट्रिक्ट है। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन कहाँ से आ रहा है, वो जो है पूरी चेकिंग आपकी करेंगे। क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जो है हम खुल के बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप जाते हैं इमिग्रेशन पे, जैसे ही आप पासपोर्ट उनको देंगे वो आपसे वीज़ा मांगेंगे। वीज़ा लेते ही सबसे पहले वो आपके पासपोर्ट को घूरना शुरू कर देंगे। आप इसको भारत की बदनामी मत कहिएगा, लेकिन हमारे कुछ लोगों की नाकामी की वजह से हमें जो है ना बाहर शर्मिंदा होना पड़ता है। हमारा जो पासपोर्ट है, भारत का जो पासपोर्ट है, वैसे लगता है जैसे कोई नकली पासपोर्ट हो। आपके पासपोर्ट को वो लेंस लगा के चेक करेंगे हर तरह से, क्योंकि उसमें जो प्रिंटिंग है वो भी खास अच्छी नहीं होती है। जो इंक है वो फैली सी रहती है। उसमें एक बार कोड होता है, वो तो किसी का आज तक स्कैन हुआ ही नहीं। उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है किस तरह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा था छोटी छोटी कंट्री में, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान में। तो वो लोग आपके पासपोर्ट पे जो है पूरी नज़र रखते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद वो अपने सिस्टम पे आपका वीज़ा चेक करेंगे। वीज़ा होने के बावजूद भी दरअसल ये होता है, जो जैसे ही आप इमिग्रेशन डेस्क पे जाते हैं वो लेवल 1 का होता है। दरअसल इमिग्रेशन जो होते हैं वो 3 लेवल पे होते हैं। एक होता है L1, L2 और उसके बाद होता है चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर। लेवल 1 होता है जब आप फ़्लाइट से उतर के सीधा जो है इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं। वो लेवल 1 के ऑफिसर होते हैं। वो लोग जो होते हैं वो एक तरह से तीसरे दर्जे के अधिकारी होते हैं। शुरुआती जांच वही करते हैं। अगर उनको आपके बातों में या आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो क्या करते हैं, आपके केस को रेफ़र कर देते हैं L2 पे, लेवल 2 पे। क्योंकि लाइन लगी रहती है पीछे, तो वो ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करेंगे। वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उन्हीं में ही उनको पता चल जाता कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर है या नहीं है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। अगर आपकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो रूस जाने का मतलब हो गया कि अपने आप को मुसीबत में डालना। जिसका पासपोर्ट बिल्कुल खाली होगा उसके तो पीछे ही पड़ जाते हैं सच में, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है 2019 में। और भी YouTube पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर थे उनको जो है कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा। और बहुत कम लोग होते हैं जो फिर फर्स्ट टाइम जो है रशियन इमिग्रेशन क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि 1-2 कंट्रीज़ जो है आप दूसरी कोई घूम लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि उनको एहसास ये हो कि हाँ आप जो है घूमने आए हैं सच में। ऐसा नहीं कि आप सीधे जो है रशिया पहुंच गए घूमने के लिए, तो ये उनको जो है बात खटकती है कि रशिया ही क्यों आए आप। क्योंकि एक जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो हर एक इंसान के बारे में नेगेटिव ही सोचता है। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि भाई ये बंदा हमारे देश में पक्का रुकेगा और यहाँ से जाएगा नहीं। ये उनके दिमाग में रहता है जब तक आप उनको कन्विंस ना कर लो कि भाई मैं यहाँ घूमने आया हूँ, मैं आपके देश में रुकने नहीं आया हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मुसीबत में डाल देती है, वो होती है कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ के अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। जिसमें कि 2 ऐसी स्टेट्स हैं जैसे गुजरात और पंजाब। ये दोनों स्टेट्स से सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो है देश से बाहर जाते हैं। आप में से जो भी हैं इन स्टेट्स हैं, आप इसका ऑफेंस मत लीजिएगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो कहना बहुत ज़रूरी होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो गुजरात और पंजाब से अगर आपका पासपोर्ट है तो आपको समस्या आनी लाजमी है। उसके लिए आप थोड़ा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। आपको एक ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करनी होगी। पहले किसी छोटे छोटे देश में जाइए और ताकि उनको जो है विश्वास हो जाए। फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो लेवल 1 पे सिर्फ आपके वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, होटल बुकिंग हो गया, वीज़ा हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया और रिटर्न फ़्लाइट टिकट है या नहीं है। ये सब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो चांसेस रहते हैं कि आप जो है इमिग्रेशन क्लियर कर लें। रशियन इमिग्रेशन ऑफिसर जो लेवल 1 के हैं उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप उनसे अंग्रेज़ी में बात करना भी चाहोगे उनको समझ नहीं आएगा। आप दोनों की जो बातचीत होगी
वो बिल्कुल ही बड़ी अजीब सी रहती है, क्योंकि ये हर बार का हमारा एक्सपीरियंस है। उनको जो है अंग्रेज़ी नहीं आती है। आपको बड़े प्रिसाइसली जो भी है, अगर आप चाहो तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करो, लेकिन गूगल ट्रांसलेट भी कई बार उल्टा पुल्टा जो है ट्रांसलेट कर देता है। और एक और प्रॉब्लम है, गूगल ट्रांसलेट तो खैर अगर आपके पास ऑफलाइन डाउनलोडेड है तो चलेगा, रशियन लैंग्वेज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गए हैं वहाँ पे, ये कि भाई मैं ऑनलाइन ही सब कुछ करूँगा, क्योंकि वहाँ का सिम आपका होगा नहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। लेकिन जो भी वो पूछें उसको पहले समझें, हाँ ना में जवाब तुक्के में ना दें कि वो कुछ यही बोल रहा होगा। अगर नहीं आपको समझ आता है तो आप मना कर दीजिएगा कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया। अगर उन्होंने कुछ पूछा आपको समझ नहीं आया, तो रशियन में एक जो है वाक्य आता है जिसको बोलते हैं कि यानी पैनी मायू, यानी कि मुझे समझ नहीं आया। तो आप ये रट लीजिएगा ताकि उसको पता चले भाई इसको समझ नहीं आ रही है बात। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इंग्लिश वाला कोई मिल गया आपको जिसको इंग्लिश आती होगी, ज़्यादातर उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो L1 जो है बड़ा मुश्किल सा रहता है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है या भाषा की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो आपको भेजेंगे L2 पे। लेवल 2 पे क्या होता है कि आपका जो पासपोर्ट है किसी और ऑफिसर को दे दिया जाएगा। वो आपको बोलेंगे आओ मेरे साथ आ जाओ, और आपको बैठा देंगे एक अलग जगह पे। वहाँ पे बैठाने के बाद एक ऑफिसर आपके पास आ जाएगा, हो सकता है आधे घंटे बाद आए, 40 मिनट बाद आए। वो आपके पास आएगा, आपका नाम पुकारेगा और आपको बोलेगा मेरे साथ आओ। फिर आपको ले जाएंगे एक कमरे में, एक बड़ा सा कमरा होगा, वहाँ पे कैमराज लगे होंगे, और इनफैक्ट वो 2 लोग आएंगे। कई बार अकेले आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 2 लोग आते हैं। उसके बाद वो जो ऑफिसर होते हैं लेवल 2 पे, उनको इंग्लिश आएगी। वो लोग आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, और थोड़ा सा उनका जो बर्ताव होगा वो लेवल 1 से ज़्यादा रूड होगा लेवल 2 वालों का। वो जो है थोड़े रूड होते हैं। सबसे पहले तो आपसे फ़ोन मांगेंगे, अपना फ़ोन दो। आपके फ़ोन को अनलॉक करने के लिए बोलेंगे। वो आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, वो आपकी गैलरीज देखेंगे। उसके बाद आपके गूगल क्रोम की हिस्ट्री चेक करेंगे कि आपने ब्राउजिंग हिस्ट्री की क्या आप ब्राउज़ करते आए हैं। वो मतलब आपका फ़ोन हर तरह से देखना चाहेंगे कि दरअसल आप है कौन, और मैच करते रहेंगे साथ साथ में जो आपसे पूछ रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने बताया कि आप घूमने आए हुए हैं, उसके बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, मान लीजिए जैसे फेसबुक, वो ओपन कर लेंगे और चेक करने के लिए। हालांकि रशिया में भी फेसबुक बैन है, लेकिन जब मैं था तो मेरा तो फेसबुक भी देख लिए, उन्होंने चेक कर लिया था कि ये क्या पोस्ट करता है, किस तरह के कमेंट्स करता है किसी को। और ये जो सोशल मीडिया वाला चक्कर है, ये यूरोप में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट वो देखते ही देखते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को, अगर आपके प्राइवेट हैं तो उनको आपको पब्लिक करना होता है जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए, जब तक आपको वीज़ा ना मिल जाए, ताकि वो आपको देखेंगे कि यह क्या पोस्ट करता है, क्या कमेंट करता है। तो रशिया में भी ठीक इसी तरह का है। तो लेवल 2 का जो है बड़ा ख़तरनाक सा रहता है। वहाँ पे आपको जो सवाल के जवाब देने, बड़े प्रिसाइसली देने, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ में देने, जितना पूछे उतने देने। वो आपसे यही पूछेंगे कि कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ रुकोगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, और थोड़ा सा रूड होके आप जो है घबरा जाओगे, नर्वस हो जाओगे, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो थोड़े से आपको अजीब से लगेंगे। और लेवल 2 का जो होगा इंटरव्यू, बड़ा सबसे ख़तरनाक होता है। अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए वहाँ पे, तो वो आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन करने को बोलेंगे। और डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद, क्योंकि वो सारा लिखा होगा रशियन में, अगर आपने तुक्के में साइन कर दिया तो फिर वो फाइल बना देते हैं आपके वापस भेजने की। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको वो साइन करने को बोलते हैं कोई डॉक्यूमेंट, तो आप उसको बोलिए कि मुझे ये समझना है, कृपया कोई दूसरा जो है कोई इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर कोई लेके आइए, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं साइन किस पे कर रहा हूं। आप उनको बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। इस बीच में अगर वो ठान लेते हैं कि आपको वापस भेजना है और वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं, तो आपकी एक फ़ाइल सी बना लेते हैं। लेकिन आपके पास अधिकार होता है चीफ़ इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करने का। चीफ़ इमिग्रेशन ऑफिसर की रिक्वेस्ट बहुत कम लोग करते हैं, बात उन तक पहुंचती ही नहीं है। और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि क्योंकि वो उसके बाद आपको बोलेंगे कि आ जाओ जी, आप इस वाले कमरे में चले जाओ, तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिनको वहाँ से भेजने की तैयारी होती है। दरअसल उसको डिपोटेशन तो नहीं कह सकते हैं, वो एंट्री डिनाइल आप कह सकते हैं कि आपकी एंट्री डिनाइल। डिपोटेशन जो है एक अलग चक्कर होता है। तो वहाँ पे एक हॉल सा होगा, उसमें आपको रखेंगे। वो आपको, अब अगर आप उस हॉल में पहुँच गए, वहाँ पे आपको कोई उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि आज तक जो लोग वापस आए हैं उन्होंने कहा है कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो लोग आपको पानी दें या ना दें, खाना कब देंगे कोई पता नहीं। जब तक वो आपके लिए फ़्लाइट अरेंज नहीं करते हैं वापसी की, तब तक वो उस रूम में आपको रखेंगे।
उस बीच में उससे पहले अगर आप जो है चीफ़ इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो लायबल होते हैं आपकी बात को सुनने के लिए, और उनको चीफ़ इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करानी ही पड़ती है। अगर आप चीफ़ इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आ गए लेवल 3 पे, तो आपके जो बचने के चांस हैं वो लगभग बढ़ जाते हैं। और आप उनको कन्विंस कर दें कि आप जो है यहाँ सिर्फ घूमने आए हुए हैं, इतने दिन के लिए आए हैं, ये मेरा जो है प्लान है घूमने का, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, लेकिन आपका जो प्लान है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं देखूँगा मॉस्को में जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, तो ऐसा वो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। आपके पास एकदम बिल्कुल प्रिसाइसली होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए आप मॉस्को से जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग, तो हो सके तो आपके पास ट्रेन टिकट भी हो। अगर फिर भी नहीं है तो आप कह सकते हैं जी हमारे फ़ॉरेन कार्ड तो इसमें चलते नहीं हैं, तो मैं जाके प्लेटफॉर्म से ही टिकट लूँगा, लेकिन मैं यहाँ से तीसरे दिन जो है यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग जाऊँगा, चौथे दिन मैं यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से जो है आगे कहीं निकल जाऊँगा। कुछ भी आप कह सकते हैं किसी भी सिटी में, तो जो भी आपका प्लान है वो आप उनको बता सकते हैं। अगर चीफ़ इमिग्रेशन ऑफिसर कन्विंस हो जाते हैं तो आपकी जो एंट्री डिनाइल वाला मोड है वो आपका चेंज हो सकता है और आपको वेलकम किया जा सकता है। अगर आप लेवल 2 पे आके कन्विंस कर देते हैं ऑफिसर को, उनको लगता है कि नहीं यार ये बंदा जो है जेन्युइन बंदा है, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। वो आपको साथ में लेके जाएंगे और लेके जाएंगे L1 ऑफिसर के पास ही, यानी कि वो जो काउंटर पे बैठे थे उनके पास ही लेके जाएंगे। उनको वो अपनी भाषा में बोल देंगे कि इनको जाने दो। वो क्या करेंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप देंगे और आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लगाएंगे और वेलकम टू रशिया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इमिग्रेशन क्लियर करते हुए, ख़ास करके जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जो आपका सोशल मीडिया है, उसको थोड़ा सा क्लियर करके चलें। ऐसी कोई चीज़ उसमें उनको ना मिले जो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। एक भी चीज़, वो फ़ोटो खींचते हैं, मुझे याद है 2019 में लगभग 3.5 घंटे उन्होंने मेरे को रियली रुला दिया था। और वो मेरे पूरा जो है मेरा फ़ोन लेके उसकी गैलरीज़ में फ़ोटो खींच रहे हैं, मेरे जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसके फ़ोटो खींच रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ों के, यहाँ तक कि व्हाट्सएप मैसेजेस जो मेरे होस्ट के साथ में जो हमने बात की थी उसके फ़ोटो खींच रहे थे। मेरी तो खैर फाइल बन चुकी थी और मुझे तो मेरे जो होस्ट थे तान्या, उन्होंने मुझे बचाया, अदरवाइज़ जो है मैं पहली बार में रूस से बाहर हो जाता। और वो मेरा पहला विदेश दौरा था और मेरे पास में जो इमिग्रेशन है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ इमिग्रेशन क्लियर करने के। अगर मान लीजिए अगर आप मॉस्को लैंड होते हैं तो कुछ टिप्स हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप जब जवाब दें उनकी बात का तो बड़े प्रिसाइसली जवाब दें, जितना वो पूछें उतना जवाब दें, जहाँ तक आपको समझ आ रहा है उतना ही जवाब दें। फालतू की चीज़ें उसमें ऐड ना करें, क्योंकि वो आप ही की बातों को घुमा के आपकी बात को पकड़ के फिर और ज़्यादा पकड़ना शुरू कर देंगे। जो भी आप बोलेंगे वो पेपर पे लिखते रहते हैं, वो आपसे फिर 10 मिनट बाद उसी पे क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप भूल चुके होंगे कि आपने उसका आंसर क्या दिया था। तो जो जेन्युइन बात है आप सिर्फ वही बोलें और पोलाइटली बोलें। कई बार क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपको 2 घंटे 3 घंटे उन्होंने किसी रूम में बैठा के रखा, आपके पास में उनके साथ पोलाइटली बात करने के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाए। अगर आप उनसे पोलाइटली बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में बात करते हैं, तो वो आपको हो सकता है एंट्री आपको मिल जाए, क्योंकि वो एक्चुअली दरअसल आपको परखना चाहते हैं, दरअसल आपको जानना चाहते हैं। ये एक उनकी प्रक्रिया है कि उनके देश में कोई गलत आदमी एंटर तो नहीं कर रहा है, ये उनका काम है। आप समझिएगा, हम भी उनकी जगह होते तो हम भी यही काम करते, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसा नहीं है वो किसी का दुश्मन है। दरअसल वो चाहता है कि आप उनके देश में आए हैं, बस उनको ये देखना है कि आप उनके देश में आए, आप कोई गलत आदमी नहीं हैं और उनके देश से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है आप पोलाइटली बात कीजिएगा। आपके पास में ऐसा कोई सामान नहीं होना चाहिए कि जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सके। लास्ट में आपको मैं एक टिप बताता हूँ। किसी भी देश के इमिग्रेशन को क्रॉस करने के लिए अगर आप उस देश के मेन एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे या बड़ी सिटी के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो भी बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे लोग होंगे, उनके पास में डिपोर्टेशन के लिए रूम होगा, उनके पास में खाने पीने की सुविधा होगी, उनके पास में आपको वापस भेजने की सुविधा होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिटी में लैंड करते हैं जहाँ पे जो इमिग्रेशन है बहुत छोटा सा है और उनके पास में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं आपको वापस भेजने की, तो आपको 100% चांस होता है कि आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाए। तो अगर आप छोटे शहर में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे आपके एंट्री के जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरी एक बार 2023 में एक फ़्लाइट थी कज़ान के लिए, वो थी बिश्केक किर्गिस्तान से।
उस रूट में बहुत कम भारतीय जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो किर्गिस्तान है उसका जो वीज़ा है वो लेना बड़ा मुश्किल है इंडियंस के लिए। तो मैंने लिया था वहाँ के लिए ट्रांजिट वीज़ा। तो मैं वहाँ पे 5 दिन का, क्योंकि उनका ट्रांजिट वीज़ा होता है, पहले 5 दिन वहाँ पे घूमा और उसके बाद मैंने फ़्लाइट पकड़ी कज़ान की। मैं चाहता मॉस्को की फ़्लाइट पकड़ सकता था, सेंट पीटर्सबर्ग की फ़्लाइट पकड़ सकता था, हालांकि जाना मुझे सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन मैंने फ़्लाइट पकड़ी कज़ान की। और जैसे ही मैं कज़ान में लैंड हुआ उसके बाद इमिग्रेशन पे गया, तो वहाँ पे वो वीडियो है, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे इमिग्रेशन के सिर्फ मुश्किल से तीन काउंटर थे, बस 3 काउंटर। और उस फ्लाइट में, क्योंकि इनको तो आपस में नहीं चाहिए, किर्गिस्तान के लोगों को नहीं चाहिए, उसमें रशियन लोग थे और किर्गिज़ लोग थे और इंडियन लोग उसमें है। इंडियन लोगों में या कोई भी साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से, मुझे लगता है शायद मैं ही था, क्योंकि वो काउंटर छोटा सा था। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो सबको फटाफट स्टैंप लगा के कर रहा था। हाँ, मेरे पास आके जैसे ही मेरी बारी है तो वो रुका और मेरे पासपोर्ट को देखने लगा। तो मुझसे पूछने लगा कहाँ जाओगे? तो मैंने बता दिया भाई ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं यहाँ रशिया में, तो मैं उनके घर में रुकूंगा। तो लास्ट में उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो उसने क्या किया, मुझे एक खाली पेपर दिया। उसने बोला इस पर लिखो। उसको अंग्रेज़ी आती थी थोड़ी बहुत छुटपुट, तो मुझे उसने बोला कि इसमें लिखो तुम वापस कब जाओगे। उसने मेरी रिटर्न टिकट भी नहीं पूछी, तो मैंने लिख दिया कि मुझे इस डेट को वापस जाना है। फिर वो देखने लगा और वो पता क्यों बोला? क्योंकि उस टाइम पे जो ई वीज़ा होता था वो होता था 16 दिन के लिए। वो देखना चाहता था कि ये 16 दिन के अंदर अंदर वापस जा रहा है या नहीं। तो वो मैं पहले ही से कैलकुलेट करके चला हुआ था। तो मैंने लिखा कि इस दिन मुझे वापस जाना है। फिर उसने पूछा कि कहाँ रुकोगे? तो मैंने बोला कि मैं यहाँ से जाऊँगा सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ से जाऊँगा फिर अपने दोस्तों के यहाँ पे वेलगोरोड और वोरोनिश, क्योंकि वहाँ पे ईस्टर्न यूक्रेन में जो है लड़ाई चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेलगोरोड में तुम ज़्यादा नहीं रुकोगे। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं रुकूंगा मैं ज़्यादा। तो इस तरह से जैसे ही मैंने बोला कि ठीक है मैं वहाँ ज़्यादा नहीं रुकूंगा, और बंदे ने स्टैंप लगा दिया। आप वो देखिएगा वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। जैसे कि रशिया में छोटे छोटे एयरपोर्ट्स है, पर्म एक जगह है, हालांकि वहाँ के लिए आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर के जाना पड़ेगा। वहाँ का जो इमिग्रेशन है वो 100% होता है। एक और है जैसे छोटे छोटे हैं, जैसे ओम्स्क हो गया साइबेरिया में, वहाँ पे भी छोटा सा एयरपोर्ट है, छोटा सा इमिग्रेशन है, वहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं। इन छोटे एयरपोर्ट्स के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस देश के थ्रू में जा सकता हूँ। जैसे यहाँ से चले गए कज़ाकिस्तान, अलमाटी से कोई ना कोई फ़्लाइट मिल जाएगी, या यहाँ से चले गए बिश्केक, कोई ना कोई फ़्लाइट मिल जाएगी। ताशकंद चले गए, समरकंद चले गए, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकू चले गए या येरेवान चले गए या उधर तिबलिसी चले गए। तो इस तरह से आप जो है अवॉइड कर सकते हैं जो मेन सिटी की जो इमिग्रेशन है। थोड़ा सा जो है इमिग्रेशन के लिए कुछ टिप्स थे जो मैं आपको देना चाहता था। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के काम आए जो अभी सितंबर में जाना चाहते हैं, क्योंकि सितंबर में बहुत सारे लोग जो है रूस जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना रूस जाने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पर पतझड़ आना शुरू हो जाता है और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो लाल पीले नीले एकदम से ज़बरदस्त हो जाते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये मौसम है, और मैं आज तक जितनी बार भी गया हूँ इसी मौसम में गया हूँ और सच में बड़ा अच्छा लगता है। और उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती उस समय। आप जो है छोटी सी जैकेट ले जाके अपना काम चला सकते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग जाने वाले हैं सितंबर में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसके जवाब दूंगा वीडियो के माध्यम से। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।